अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात क्या हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये बसों से उतारकर मासूम लोगों को टारगेट करते हैं। बलोच हमेशा जंगों में रहा। रिवायत के मुताबिक चीजें होती थी। ये बलोचियत के नाम पर जरूर है, लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने अपनों दहशतगर्दों में फर्क ढूंढा है। हम खिदमत का सफर जारी रखेंगे। दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। तो हम अपनी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। किस सिमत हमने जाना है? हमने उस सिमत जाना है जिस सिमत में आम बलोचिस्तानी को, जो सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, उसको हमारे इक़दामात से फ़ायदा हो। और अमेरिका भी पाकिस्तान के हम आवाज हो गया। अमेरिका ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत कर दी है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तानी अवाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था कि मूसा खेल में 23 मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। कड़ा एहतसाबी निज़ाम में दायरे के इस्तेहकाम के लिए लाज़िम है कोई भी फर्द बालातर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरकान इस अज़म का इज़हार किया कि कॉन्फ्रेंस में शोहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। फोरम ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज और पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों के तदारुक और पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दामात पर गौर किया। और अब बात करते हैं पाक चीन ताल्लुकात की। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ये 11 साल के बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दौरे के पहले हिस्से के तहत चीनी वज़ीर आज़म दो तरफ़ा दौरे पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जबकि 2 तरफ़ा दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे के दूसरे हिस्से में चीनी वज़ीर आज़म 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शरीक होंगे। मईशत से मुतालिक बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुतालिक मंजूरी की कोई डेडलाइन नहीं मिल सकी। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। FBR हुकाम ने भी महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत की है, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इक़दामात और दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर समेत नए फाइनेंसिंग इक़दामात के बारे में आगाह किया। आइंदा हफ्ते तक दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर होने की टाइमलाइन दी गई है। ताहम IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर पहले कराना होंगे। IMF ने रवा माह FBR से रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का मुतालबा किया। IMF की जानिब से मजीद कहा गया कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना किया गया तो महसूलात हदफ पूरा करने के लिए FBR हुकाम से प्लान तलब किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को कोई एतराज़ नहीं होता और अगर IMF को कोई एतराज़ है भी तो इस पर बात हो सकती है। बिजली के बिलों पर 2 माह का आर्जी रिलीफ दिया गया था, लेकिन सियासी मुखालिफिन बिजली बिलों के रिलीफ पर भी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब 16 से 18 घंटे काम करती हैं और दीगर सूबे मरियम नवाज को कॉपी करते हैं। अवामी फलाह मसाइल से सियासी मुखालिफिन का कोई लेना देना नहीं। तौर पर ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई एतराज़ हो भी तो बात की जा सकती है। निगोशिएशन इसी को कहते हैं। तीसरी बात यह है कि IMF
टारगेटेड सब्सिडी के खिलाफ नहीं होता। जब आपकी चीफ मिनिस्टर जो है वो 16 से 18 घंटे तक काम करती हो, बाकी सूबों के अंदर जो है वो माजरत के साथ मतलब कॉपी भी वो करते हैं मरियम नवाज साहिबा को, लेकिन पंजाब के लोगों को रिलीफ मिला, शमाल और मगरब और जनूब के अंदर जो है वो आहोजारी शुरू हो गई। अपने रिसोर्सेज से जो है वो लोगों को रिलीफ दे रही है। इसमें आपका रोना पिटना किस चीज का है? शहबाज शरीफ की जाली फॉर्म 47 हुकूमत में शर्मिंदगी के नए रिकॉर्ड कायम होने लगे। जाली हुकूमत और मोहसिन नकवी के तरजीहात PTI कारकुनान की पकड़ धकड़ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा कि सर्जरी क्रिकेट टीम की नहीं बल्कि फॉर्म 47 की हुकूमत की होनी चाहिए। मोहसिन नकवी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली का इनाम दिया गया। चेयरमैन बनाकर ये सब कुछ हुआ है। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने क्रिकेट के मैदानों को भी सियासत की नजर कर दिया। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं मौसम की रंगीनियों का। तो जनाब, मॉनसून का एक और स्पेल जल्द आने वाला है। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में आज बादल बरस सकते हैं। नवाबशाह, थरपारकर और मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान में भी बारिश मुतवक्के है। मूसाखेल, सिब्बी, नसीराबाद में भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। उधर एबटाबाद, मानसहरा और कोहिस्तान में भी बादल जम के बरसेंगे। और अब ये जानिए, सिंध में फिर बादल बरस पड़े। मीरपुर खास, घोटकी, कनकोट, सांगढ़, हाला, खैरपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सिंध में बादलों की धुआंधार इनिंग्स एक के बाद एक स्पेल ने जल थल एक कर दिया। सांगढ़ में गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे, सड़कें भी डूब गयीं। नौशहर फिरोज में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गम्बट में गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा। काजी अहमद, कनकोट और मातली में भी बादल जमकर बरसे। कश्मीर में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गयी। मीरपुर खास की तहसील छड्डो के कई गाँव डूब गए। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई की है। जबकि दरिया सिंध में ठट्टा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब हैं, रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात देंगे वहीं से हमारे नुमाइंदे नज़ाकत शाह। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में जो है ठट्टा के मकाम पर जो सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब के बाद जो देहातों के देहात है वो डूब गए। हर तरफ तबाही के मंजर हैं। आपको बताएं कि इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, अगर मेरा कैमरा मैन इस तरफ आपको दिखाए कि ये पूरा स्कूल है, ये भी डूब गया है। इसमें जो है 4 से 5 फुट पानी जमा है। मेरे साथ एक मुतासर मौजूद है, आइए इनसे पूछते। रहने के लिए कोई छत नहीं है। 15-20 दिन हो गए, हमारे पास अभी तक कोई आया भी नहीं है, ना किसी उसने कुछ दिया है। परेशान है। उन्होंने जो हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है फौरी तौर पर उनकी मदद की जाए ताकि इनकी जो मुश्किलात है वो कम हो सके। नज़ाकत, बहुत शुक्रिया। उधर बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 बच्चे जान से गए। खुजदार और ह्यूब में 2 अरकीश में एक बच्चा पानी में डूबकर जान बहक हो गया। PDMA के मुताबिक 2 माह के दौरान बलूचिस्तान में 39 अफराद लुक में अजल बन गए। 900 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह और 14,131 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 7 पुल और 74 किलोमीटर सड़कें मुतासर हो गई हैं। सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से हादसात में मजीद 4 अफराद जान बहक हो गए हैं। 2 माह में अमवात 96 तक जा पहुंची हैं। 100 से जायद जख्मी हुए हैं, जबकि PDMA के मुताबिक 900 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। पतराक से कुमराट तक रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद कर दी गई है। कराची की सड़कों का तो बुरा हाल है ही, लेकिन बारिश के बाद अब सड़कें उधड़ चुकी हैं। अब पुल के दोनों जानिब रहने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कराची के शहरियों ने मुर्तज़ा बाहब के दावों को मुस्तरद कर दिया। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। और नाजरीन, इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो मुझे लगता है कराची वालों को शाबाश देनी चाहिए कि इतनी मुसीबतों के बाद भी यहाँ पर रह रहे हैं। बारिशों के बाद कराची में सड़कें बदहाली से 2-4 हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद TFC काला पुल कब्रिस्तान के रोड पर मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल बताएंगे। बताइएगा यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? जो FTC पुल है, इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो कैसा मंजर पेश कर रहे हैं? देखिए, बारिशों के बाद कराची की जो सड़कें हैं वो इस वक्त खंडरात के मनाजिर जो है वो पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त जो FTC पुल है उसको उतरने के बाद जो रोड है वो बिल्कुल बुरी हालत से 2-4 है। ट्रैफिक रुक कर आ रहा है और सारा जो इस वक्त है गड्ढे पड़ गए हैं, मुश्किलात का सामना है। अगर आप लोगों से जो है अगर आप देखें तो जब यहाँ पर आने वाली जैसे ही पुल से गाड़ियाँ उतरती हैं तो उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम भी होता है, कुछ जगहों पर इंतज़ामी के यहाँ से जो है वो गढ़ों को पुर करने के लिए जो है वो मिट्टी डाल दी गई है और किसी हद तक, लेकिन पूरे शहर गर्द गुबार बहुत ज़्यादा है।
पूरे शहर में कमोबेश यही तमाम सूरत हाल है। अगर हमारा ये खड्डे में लगे ना तो हैंडल टूट जाए तो 10,000 रुपये का बन जाता है ये नुकसान। तो आप बताएं गरीब आदमी क्या करेगा, भाड़े का रिक्शा है। क्या कहेंगे हुकूमत से रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्द से जल्द ये सड़कों का काम कराया जाए। रिक्शा ड्राइवर हजरात हो, सबको मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है। और कमोबेश जो डिफेंस से आने वाला रोड है वहाँ भी यही सूरत हाल है, और जो पुल को उतरने के बाद जो रोड जाता है वहाँ भी यही सूरत हाल है। और शहरियों को यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर सड़कों की बहाली के काम जो है वो किया जाए। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि हैदराबाद में बारिश के बाद कब्रिस्तानों की हालत इंतहाई अबतर है। अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले अपनी मदद आपके तहत है पानी की निकासी का अमल करवा रहे हैं। तफसीलात क्या है जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नराई से। जी इरफान। जी, हैदराबाद में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बारिश के बाद निकासी आपके दावे किए जा रहे हैं। मरकज़ी शाहराहें तो हमें साफ नज़र आती हैं, मगर अगर कब्रिस्तानों का जिक्र करें तो हैदराबाद के तमाम कब्रिस्तानों में बारिश का पानी है, जिसकी वजह से प्यारों की कब्रों पर आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एक मजदूर हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। टंडो यूसुफ कब्रिस्तान की क्या सूरत हाल है, क्या है? भाई जनाब देखो, ये देखो कितना पानी भरा हुआ, ना कोई चेयरमैन है ना कोई कुछ है, इधर देखभाली हो गई नहीं है। कब्रें बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। कोई आता है तो हमें बोल देता है कि आइए कब्रें बना लो, उसके हिसाब में हम लोग बना लेते हैं, हमें तो कोई 2 पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, पानी की निकासी कोई करने आ रहा है? कोई भी अभी नहीं आया है। ये हमने पानी इस रोड का भी हमने पानी निकाला है कब्रिस्तान से, इधर से भी निकाला है, आगे से भी निकाला है। अगर आप आगे चलोगे तो इससे ज़्यादा पानी आगे भरा हुआ है। तो जो शहरी हैं उनका भी यही मुतालबा हमें सुनाई देता है कि कब्रिस्तान कम से कम साफ़ होने चाहिए ताकि वो बासानी आ सकें, फातिहा पढ़ सकें और अपने प्यारों की कब्रों का दीदार कर सकें। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 16 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान सूबे में डेंगू के 69 केसेस जबकि रवां साल 368 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में रावलपिंडी में 13, लाहौर, फैसलाबाद और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। कराची के वसी बरीद इलाके में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और फॉल्ट भी घंटों में नहीं बल्कि कई के मौके पर 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे लगता है। तो यकीनन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं स्पेसिफिक सवाल करूँगा, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आपने दूसरों को बहुत मौके दिए हैं, तो मैं भी बस चंद मिनट में बल्कि 1-2 मिनट में वाइंड अप करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कराची में मेरा सवाल है कि कराची में डिमांड जो है गालिबन पीक आवर पे 3900 मेगावाट होती है। कराची के इलेक्ट्रिक कितना जनरेट करता है? यूजुअली 25 से 2600 मेगावाट। मेरा सवाल जनाबे वाला है, बड़े स्पेसिफिक सवाल है कि जब के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के ज़रिए अरबों अरबों रुपए कमा रहा है तो क्या उसने सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया? दूसरे साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अपग्रेड किया है? और तीसरी बड़े स्पेसिफिक कि मुझे बताया जाए कि पिछले 5 साल के अंदर जो अरबों रुपए के इलेक्ट्रिक ने कमाया है, क्या उसने जनरेशन के हवाले से क्या चीज़ें बेहतरी लाने की कोशिश की है? ठीक है। साथ साथ कि जो बारिश हुई है, मिनिस्टर साहब ने कहा कि तकरीबन लगभग 24 डेथ हुई है और गालिबन के इलेक्ट्रिक ने जो जैसे मैंने कहा कि माफिया के तर्ज पे काम करती है। जब मैंने कहा माफिया तो वो तमाम लोगों को लॉबियस्ट हायर करके अपने आप को बरिज़्मा कर देती है। वो जो 24 हलाकतें हुई हैं, क्या उनके ऊपर कोई कंपनसेशन देने की बात की गई है? और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? आपके आगे दोनों सवाल आ गए जी। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जी, माइक खोले तार साहब। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, मैं वजाहत करता चलूँ कि ये 24 वाक़यात हैं जो कोट हुए हैं, ये 24 डेथ्स नहीं हैं। और लांडी के इलाके में एक FIR रजिस्टर हुई जिसकी थरो इन्वेस्टिगेशन की गई है, मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि क्योंकि किसी गफलत की वजह से के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे कोई एक भी इंजरी या डेथ नहीं है, 24 वाक़यात ज़रूर पेश आए हैं जो इंटरनल वायरिंग्स मैंने अर्ज किया था, शॉर्ट सर्किट, पानी की सीपेज की वजह से जो वाक़यात पेश आए हैं। इसके बावजूद अगर एक ब्रीफिंग रखवा ली जाए, कंसर्न कमेटी को ये रेफर कर दें ताकि मिनिस्टर साहब के ऑनरेबल अमीनुल हक साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए और कमेटी प्रॉपर ब्रीफिंग दे कि कितने सिस्टम्स अपग्रेड किए गए हैं और के इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम दिए गए हैं। जी, मोहम्मद मुइन आमिर पीरजादा साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन।
आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, सवालात का वक्फा है। इस दौरान तमाम ही लोग सवालात कर रहे हैं और हुकूमती नुमाइंदे इसका जवाब दे रहे हैं। और अब बुलेटिन में खबरें शामिल करेंगे बिजनेस के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। कारोबार का आगाज 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हुआ। 100 इंडेक्स 78,488 पॉइंट्स पर आ गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 78,356 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और अब ये जानिए, डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान बरकरार है, जहां इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे मजीद महंगा हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत 278.70 रुपए से बढ़कर 278.74 रुपए पर पहुंच गई है। और मुल्क में सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग चुका है। सराफा मार्केट में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी हो गई है, जिसके बाद फी तोले सोने की कीमत 2,61,500 रुपए तक जा पहुंची है। उधर 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपए की कमी के बाद 10 ग्राम सोना 2,24,194 रुपए का हो गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bonews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।